फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज क्या है, आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है आज। तो आप सभी लोगों को सबसे पहली बात गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जयंती को और किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसे मनाया जाता है। आज हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे। और सबसे पहली बात कि आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आपका भी पेट का जो एग्ज़ाम है अभी जो आने वाला है ना, इसी अक्टूबर में ही है। तो आपको इसके बारे में आप आज का समय इस वीडियो को दे दीजिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगर आप नहीं मानते तो आप पूरा वीडियो देखकर आप खुद कमेंट कर सकते हैं कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था या नहीं। ठीक है, तो इसमें गांधी जी की शुरू से लेकर के अंत तक सारी स्टोरी को जानेंगे और विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए। अब इसमें सबसे पहली बात देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है, विश्व भर में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया जाता है ना। सारे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, बस आप एक स्टोरी के रूप में इसे सुनते जाइएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते जाइएगा। ठीक है, अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिवर्ष गांधी शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। अब गांधी जी को आप देख सकते हैं। तो ये जो गांधी पीस प्राइज है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा हर साल सम्मान के तौर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ये गांधी पीस प्राइज। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज जो है वो 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल पीस प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी और गांधी जी की तब 125वीं जयंती थी। और ये गांधी पीस प्राइज की इमेज आप देख सकते हैं। अब गांधी जी के बारे में इंट्रो देखेंगे। तो गांधी जी का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। गांधी जी के जो फादर हैं यानी कि करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी जो थे वो कौन थे, तो पोरबंदर जो गुजरात है, यहाँ देख सकते हैं पोरबंदर जो गुजरात का जो क्षेत्र आता है, यहाँ की जो रियासत है वहाँ के राजा के दरबार में दीवान के पद पर थे। कौन थे? तो करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के फादर, ये इनको देख सकते हैं आप। अब गांधी जी की जो माता थी वो पुतलीबाई थी। पुतलीबाई को आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। पुतलीबाई जो थे वो एक धार्मिक महिला थी और इनके विचारों पर जो है, यानी कि गांधी जी के जो विचार थे इन पर इनकी माता का बहुत असर था, क्योंकि इनकी माता जो है वो एक धार्मिक महिला थी और इन्होंने अपने संस्कारों से गांधी जी को जो संस्कार दिए वो गांधी जी में हमेशा रहे भी। और जो एक कहते हैं कि जो गांधी जी आंदोलन करने का जैसा उनका तरीका था, जैसे कि आमरण अनशन पर बैठ जाना, तो वो उन्होंने ये पुतलीबाई से ही सीखा था। क्योंकि पुतलीबाई जो थी वो क्या करती थी, अगर साधारण जीवन की बात देखें तो पुतलीबाई अपनी बात को मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देती थी, तो लोग उनकी बात मान जाते थे। तो ऐसा ही उन्होंने ये तरीका जो है वो अपनी बात मनवाने का ये तरीका जो उन्होंने पुतलीबाई से सीखा है। ठीक है, यहाँ एफ का कोई मतलब नहीं, एफ मतलब फादर, एम मतलब मदर, ठीक है, FW मतलब वाइफ से इंडिकेट किया जा रहा है। आप लोग कोई और मतलब मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा होता है ना, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो है वो जन्म जो होता है वो कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है वो गांधी जी का जन्म होता है। तो जन्म स्थान ये कहाँ होता है उनका जन्म, तो गुजरात का जो पोरबंदर क्षेत्र है वहाँ पे गांधी जी का जन्म होता है। अब गांधी जी की जो पत्नी थी वो कौन थी, कस्तूरबा गांधी, इनको देख सकते हैं आप। गांधी जी की जो ये पत्नी थी, इनकी शादी जब, यानी कि गांधी जी की जब शादी हुई थी तो गांधी जी 13 साल के थे। ठीक है, 13 साल के थे। और ये जो पुतलीबाई थी वो इनसे 1 साल बड़ी थी, वो 14 साल की थी। ठीक है, तब कभी कभी ये सारे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो 14 साल की थी। कस्तूरबा गांधी जो थी वो शादी से पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद महात्मा गांधी ने ही इनको पढ़ना लिखना सिखाया था। ठीक है, अब इनकी जो शिक्षा हुई थी, किसकी शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी की जो शिक्षा एकदम स्टार्टिंग की है वो, उससे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है, लेकिन गांधी जी की जो बम्बई के भावनगर कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कॉलेज का नाम और जगह पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी समय जो है वो
लंदन के इनन टेम्पल में कानून की यानी कि बैरिस्टर की परीक्षा मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए TER होगा यहाँ पे, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी के पास प्रस्ताव आता है। कब आता है? जब ये बम्बई के भावनगर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं बैरिस्टर की यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए। फिर क्या होता है? वकालत का समय, जब कानून की पढ़ाई करके ये भारत आते हैं। भारत कब आते हैं? 1891 में। देखिए 1891 में गांधी जी एक बार भारत आए हुए होते हैं, ठीक है, 1891 में आते हैं। उसके बाद ये 1893 में जो है वो वापस चले जाते हैं। बाद में ये 1915 में भारत फिर आते हैं, ठीक है। तो ये 1951 वाला ज़्यादा फेमस है, लेकिन 1891 में गांधी जी भारत आते हैं, ये याद रखिएगा। और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं फिर से, ठीक है। अब जो है वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम ही, ठीक। अब गांधी जी जो है वो वकालत करने जब वकालत इनकी स्टार्ट होती है, तो जब 1891 में ये भारत आते हैं, तो भारत आते हैं और इन्हें एक केस भी मिलता है, लेकिन वो उस केस को हार जाते हैं। बाद में क्या होता है कि 1893 में जो गुजराती व्यापारी थे, एक गुजराती व्यापारी थे, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला जो थे, दादा अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला जो थे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। अब इनकी जो संतान थी, तो वो इनके 4 पुत्र होते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और हो सके तो जो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत को आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद दिला दिया। संतान जो है वो 4 पुत्र होते हैं इनके। वो कौन होते हैं? हरिलाल होते हैं। सबसे पहली बात, हरिलाल जो होते हैं वो गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र होते हैं। और लेकिन गांधी जी और इनके विचार जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं। फिर जब गांधी जी की 1948 में मृत्यु होती है, ठीक है, हत्या की जाती है, जब गांधी जी की मृत्यु होती है, तो 1 महीने के बाद ही जो है ये हीरालाल जो होते हैं वो इनका भी देहांत हो जाता है। अब इसमें जो है वो मणिलाल आते हैं। मणिलाल क्या कौन? गांधी जी के बहुत आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो मणिलाल हैं, उन्होंने जब 1903 में जो इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार, इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है, गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, तो इसमें जो है इसके संचालन का काम जो है वो किसे सौंपा जाता है? तो मणिलाल, यानी कि मणिलाल जो होते हैं वो इंडियन ओपिनियन अखबार को संचालन का काम करते हैं। फिर ये तीसरे पुत्र होते हैं रामदास। रामदास जो होते हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं इसमें वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं देवदास। देवदास जो होते हैं वो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र होते हैं और एक अच्छे पत्रकार के रूप में उभर कर सामने भी आते हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक गुरु जो होते हैं गांधी जी के, वो कौन होते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। अब गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है वो किसके द्वारा कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये देख सकते हैं इनकी इमेज, ठीक है। और गांधी जी को बापू किसके द्वारा कहा गया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है वो बापू कहा गया। और महात्मा शब्द से जो है वो गांधी जी को किसने संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इस संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं, है ना, कि 1-2 लोग के नाम और बताए जाते हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया था, ठीक है। अब गांधी जी की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु उनकी नॉर्मल डेथ तो होती नहीं है, गांधी जी की हत्या की जाती है। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की जाती है। और ये 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये 23 मार्च वाला शहीद दिवस नहीं है, ये 30 जनवरी वाला शहीद दिवस है। 2 शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, एक 30 जनवरी और एक 23 मार्च वाला, ठीक है। अब इनकी हत्या जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो नाथूराम गोडसे जो होते हैं, इनके द्वारा गांधी जी की हत्या की जाती है। अब यहाँ पे हम गांधीवादी विचारधारा को थोड़ा सा जान लेते हैं कि गांधीवादी विचारधारा क्या थी। गांधी जी की विचार जो थे वो किन लोगों से प्रभावित हुए थे और वो उन्होंने अपने माइंड को कैसे सेटअप किया और वो इतने बड़े आंदोलन को चलाने में, इतने सारे आंदोलन और भारत को विजय कराने में सक्सेसफुल रहे। तो गांधी जी जो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह से गांधीवादी दर्शन बनता है। और ये गांधीवादी विचारधारा के 4 आधार
आधार हैं। तो कौन कौन से 4 आधार हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह गांधीवादी विचारधारा के ये 4 आधार हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो ने सबसे अधिक प्रभावित किया। तो ये जो 3 लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गांधीवादी, मतलब गांधी जी को माइंड सेटअप करने में, है ना, कि एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि वो चीज़ें हमारे माइंड को एक सेट कर देती हैं और उसके बाद हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही गांधी जी को जी तो थोरो थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा इससे पाई, इन्होंने किससे, थोरो से, ठीक है। थोरो एक ऑथर होते हैं उनसे, तो इनकी जो बुक होती है वो अनटू दिस लास्ट होती है, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। इस बुक से ये इन्होंने पढ़ा था गांधी जी ने, और इसी से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा इन्होंने किसने पाई थी, गांधी जी ने पाई थी। इसके बाद जो है वो टॉलस्टॉय आते हैं। तो परमेश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, परमेश्वर का राज जो है वो तुम्हारे भीतर है, ऐसा इसमें इनसे वो सीखते हैं गांधी जी। और इसके बाद वो अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, यानी कि अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद आते हैं रस्किन, है ना। रस्किन के कौन से विचार, रस्किन से जो है गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा, कि शारीरिक जो परिश्रम होता है उसका आदर करना चाहिए, है ना। तो इससे इन्होंने ये सीखा। फिर गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए इसमें ये अलग से पॉइंट आ गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डाल दिया, है ना, इसमें कोई जगह नहीं बच रही थी कहाँ पे बताऊँ मैं। तो गांधी जी ने सबसे पहली बात की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और कब लिया था, तो 1901 में लिया था, है ना। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन लिया था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद पत्रिकाएं और पुस्तकों की जो सूची है, यानी कि जो मैगजीन्स पब्लिश की जाती थी गांधी जी के ऊपर, और गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी, वो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी के द्वारा ही जो है वो पब्लिश किया गया था, मेन ये गांधी जी की ही सारी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। अब इंडियन ओपिनियन पार्ट 1 था, दूसरा था गोल्डन नंबर, तीसरा था इंडियन ओपिनियन पार्ट 2, नवजीवन जो है इनकी पुस्तक है, यंग इंडिया इनकी पुस्तक है, हरिजन पुस्तक है, हरिजन बंधु पुस्तक है, हरिजन सेवन पुस्तक है, और इसके अलावा नवजीवन, इसके अलावा ये हिंद स्वराज जिसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, ये इनकी एक पुस्तक है। हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, और इनकी इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप सुन लीजिए एक बार। सबसे पहली बात तो हिंद स्वराज की जो बुक है वो कब लिखी गई थी, तो 1909 में लिखी गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को गांधी जी ने कब लिखा था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब लिखा था। तो लंदन से, जब ये लंदन कहाँ पे है, लंदन जो है वो इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में लंदन है। लंदन से जब कैप टाउन जा रहे थे, CAPTOWN ना, कैप टाउन जब जा रहे थे, तो कैप टाउन कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में। तो कैप टाउन यानी कि लंदन टू कैप टाउन की जो यात्रा थी, इसमें जब वो प्लेन से सफ़र कर रहे थे, जहाज से, एरोप्लेन से, तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, और 20 से 21 दिन में ये बुक इन्होंने कंप्लीट कर दी थी, है ना। और इसके बाद ये जो बुक थी, इसका मेन विषय क्या था, तो इसका था कि जो वास्तविक दर्शन, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों को देखना, वास्तविक दर्शन और पश्चिमी संस्कृति जो थी, संस्कृति का विरोध, है ना, पश्चिमी जो संस्कृति थी इसका विरोध करना इस बुक का विषय था मेन, है ना। और इसी वजह से पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने के कारण ही ये जो बुक होती है वो साउथ अफ्रीका में तो पब्लिश हो जाती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो है वो किस मैगजीन में पब्लिश होती है ये बुक, तो इंडियन ओपिनियन जो है वो ये जो मैगजीन होती है, इसमें ये हिंद स्वराज की बुक का पब्लिकेशन किया जाता है, यानी कि प्रकाशन किया जाता है। लेकिन ये जो बुक है वो इंडिया में पब्लिश नहीं हो पाती है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इसे राजद्रोह के रूप में देखा जाता है और इसे पब्लिश नहीं करने दिया जाता है। लेकिन बाद में गांधी जी क्या करते हैं, इस बुक को ये बताते हैं कि ये किसी तरह के राजद्रोह के ऊपर नहीं है, यानी कि राजद्रोह को नहीं बता रही है। तो वो गांधी जी जो होते हैं वो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इस बुक का। फिर 1936 में जाकर के ये बुक को पब्लिश किया जाता है इंडिया में भी, ठीक है। इसके अलावा
हाँ ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ठीक है। और इसके अलावा ये जो हिंद स्वराज है वो इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, कि हिंद स्वराज की जगह आपको इंडियन होम रूल पूछ लिया जाए। अब इसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गांधी जी की। ये गांधी जी की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। गांधी जी की आत्मकथा जो है वो सन 1927 में प्रकाशित हुई थी और 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक गई थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने लिखा था, जॉन रस्किन की पुस्तक जो थी अनटू दिस लास्ट ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया है, जिसका संदेश था, किसका संदेश था, इस बुक का जो संदेश था क्या था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो अनटू दिस लास्ट जो बुक थी वो किसकी थी, तो जॉन रस्किन की थी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, दूसरा कि कब ये प्रकाशित हुई थी, तो 1927 में प्रकाशित थी। और ये बुक जो है वो ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि आत्मकथा थी, याद रखिएगा आप लोग सारे पॉइंट। अब दक्षिण अफ्रीका में जो है वो 1893 में जब से 1915 तक ये गांधी जी होते हैं न, जाते हैं, आपने अभी देखा था 91 में भारत आते हैं। बाद में क्या होता है, 1893 में ये भारत से फिर दक्षिण अफ्रीका केस के सिलसिले में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि सन 1893 ईस्वी में गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी जो होते हैं, ये एक विधि सलाहकार के रूप में काम करने के लिए डरबन गए थे। यानी कि गांधी जी जो है वो दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार बनकर के जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और काले जो अफ्रीकी थे इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति भेदभाव किया जाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने जन आंदोलन की एक नई पद्धति यानी कि सत्याग्रह की स्थापना की और इसके साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला भी किया। आज भी वहाँ पे जो है वो वहाँ के शहर जो है में चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य की मूर्ति आज भी स्थापित है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, है ना। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका में ही अंग्रेज़ों के द्वारा एक वो पत्र प्रकाशित किया, पत्र यानी कि एक्ट लागू किया जाता है ना। एक्ट लागू किया जाता है जिसे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र। ये 1906 में जो है वो ये लागू किया जाता है एक्ट। इसमें क्या होता है कि इस प्रमाण पत्र में के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह की स्टार्ट किया। लेकिन ये होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने विधान बनाकर प्रत्येक प्रवासी भारतीयों और वहाँ काम करने वाले अफ्रीकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया था कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखेंगे। और ये जो प्रमाण पत्र था वो जिसके पास भी नहीं होता था, यानी कि वहाँ पर जो भी प्रवासी जो होता हो, ठीक है, जो भी प्रवासी था वो अगर वहाँ पे काम करने जाएगा तो उसके पास ये इस पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता था। और इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, जो मज़दूरों की फ़ीस थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ़ीस होती थी कि वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते थे। मेन अगर देखा जाए तो अफ्रीकी सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी यानी कि वहाँ पर कोई प्रवासी भारतीय या ऐसा कोई काम कर ही ना पाए, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये जो प्रमाण पत्र है जिसके पास नहीं होता था चेकिंग की जाती थी, अगर जिसके पास नहीं मिलता था तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता था, यानी कि साउथ अफ्रीका से ही निकाल दिया जाता था। और इस मेन जो है वो प्रवासी भारतीयों और ये जो काले अफ्रीकी लोग होते थे इनको काम ना करने देने और इनको जो है वो साउथ अफ्रीका से अलग रखने के लिए ही मेन ये किया गया था। फिर गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1894 में। इसके अलावा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की 1910 में। ठीक है, और गांधी जी इसके सदस्य भी रहे थे। अब इसमें जो ये टॉलस्टॉय फर्म था ये मेन इसलिए बनाया गया था कि ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र आया था इससे जो है वो जो मतलब इसके द्वारा
रजिस्ट्रेशन का एक सीमा होती है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, यानी कि इतने टाइम तक ये इसका टाइम पीरियड है कि इतने से मान लीजिए 2022 से लेकर के 2024 तक है ना। तो ये जब टाइम पीरियड एंड हो जाएगा तो उनको दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। तो जो लोग नहीं करवा पाते थे तो उसे टॉलस्टॉय फर्म में गांधी जी ने जगह दी थी कि आप यहाँ आइए और रहिए। गांधी जी अपने खर्चे पर जो है वो इन लोगों को रखते थे, है ना। तो ये टॉलस्टॉय फर्म इसीलिए गांधी जी ने स्थापित किया था। अब फिर आता है कि गांधी जी ने इस पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। कौन सा पत्र था ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र था। तो फिर जिसके लिए गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, गोपाल कृष्ण गोखले और C.F. एंड्रयूज के साथ मिलकर अफ्रीकी सरकार के समक्ष जो है वो मांगे रखी, और अधिक प्रयास के बाद जो है वो अफ्रीकी सरकार ने इन मांगों को मान भी लिया, और ये जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आया हुआ था वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। अब गांधी जी का जो है वो भारत आगमन होता है 1915 में, है ना, 1915 में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं, और इसी दिन जो है भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करते हैं गांधी जी जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आते हैं भारत। तो सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में गांधी जी जो है उनके द्वारा वो इसकी स्थापना की जाती है। और सन 1917 में जो आश्रम है, ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है, यानी कि अब ये साबरमती नदी के किनारे स्थापित हुआ है, तो साबरमती आश्रम ये कहलाने लगा है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे स्थापित होने के बाद ये आश्रम ये मतलब स्थापित हुआ था ना, तो इसलिए साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम पहले से बोला जाता था, बाद में इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। अब गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है वो कौन सा होता है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में सबसे पहली बार इनका जो आज सत्याग्रह आंदोलन होता है वो चंपारण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया, और ये चंपारण एक जगह है जो बिहार में है। ठीक है, चंपारण का एक जिला है, बिहार का एक जिला है चंपारण। ठीक है, यहाँ से यहाँ के से नील मकानों के मालिकों का शोषण किया करते थे। ये जो नील मकान के मालिक थे वो वहाँ के ये जो अंग्रेज यानी नील मकान के जो मालिक थे वो अंग्रेज थे, तो वो जो है वो भारतीय जनता का शोषण किया करते थे। तो इसलिए गांधी जी ने इनसे छुटकारा दिलाने के लिए ये आंदोलन किया था। इसके बाद होता है कि खेड़ा सत्याग्रह, और इस आंदोलन में गांधी जी विजयी भी हुए थे, है ना। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1917 में होता है। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया, और फसल खराब होने और इसके अलावा प्लेग की महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सके और राजस्व वसूली के लिए कुछ छूट की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी जो है वो गांधी जी द्वारा ये इस जो खेड़ा सत्याग्रह होता है इसमें भी सफलता गांधी जी के द्वारा ही मिलती है लोगों को। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद में मजदूरों की जो हड़ताल होती है वो कब होती है, 1918 में। देखिए, इसमें हम लोग सारे आंदोलन का एकदम डीप स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ों के बारे में एक मोटा इंट्रो लेना है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, है ना। तो 1918 में कपास मिल मालिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन हेतु अहमदाबाद गांधी जी जाते हैं। फिर यहाँ के किसानों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि किसानों के द्वारा जो है वो उनकी जो मजदूरी की जो रकम है वो 35% तक बढ़ा दी जाए, इसकी मांग की जा रही होती है। तो गांधी जी इसकी मांग को पूरा करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और मिल मालिकों से अपनी बात को मनवाने में भी सफल होते हैं। यानी कि गांधी जी के ये जो बैक टू बैक 3 सत्याग्रह होते हैं, जो पहला चंपारण का सत्याग्रह होता है ना, इसके अलावा खेड़ा और इसके अलावा अहमदाबाद जो होता है, ये बैक टू बैक ये जो गांधी जी के आंदोलन होते हैं ये सफल हो जाते हैं। इसी आंदोलन में जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। ठीक है, किसमें, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन होता है। फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में।
इस अधिनियम के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए उच्च शक्तियां और 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति थी, है ना। यानी कि ये जो कैदी राजनीतिक लोग होते थे, इनको नज़रबंद कर दिया जाता था रॉलेट एक्ट के तहत, और इन पर कोई भी मुकदमा नहीं होता था, कोई भी पेशी नहीं होती थी, किसी के सामने पेश नहीं किया जाता। जब तक अंग्रेज चाहते थे तब तक इनको हिरासत में रख सकते थे। तो ये एक बहुत बेकार कानून आता है। तो गांधी जी इस एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला करते हैं। फिर 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन जब जलियांवाला बाग की घटना होती है तो हिंसा को फैलते हुए देख महात्मा गांधी आंदोलन को 18 अप्रैल 1919 को बंद कर देते हैं ना। एक ऐसा फैसला लेते हैं कि स्टार्ट किया जाएगा। फिर क्या होता है, गांधी जी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। कैसे होती है, एकदम जो एग्जैक्ट अच्छी, मतलब जो बहुत तीव्र होती है और जिसका असर भी लोगों पर होता है। तो महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था कौन सा, असहयोग आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत जो होती है वो 1920 के असहयोग आंदोलन से ही होती है। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना, यानी कि हिंसा नहीं करना, सिर्फ विरोध जताना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है ना। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी आगे बढ़ाया जाता है। तो हिंसा किस तरह से कि जैसे कि ये अंग्रेजी जो कपड़े पहनते थे लोग, उन्हें जलाया गया था, है ना। कि अंग्रेजों के जो भी मतलब अंग्रेजों के जो, यानी कि किसी भी तरह की हिंसा न करना, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो चीज़ें भारतीयों के द्वारा यूज़ की जा रही थी उनको बंद करना, है ना। ये था मेन उद्देश्य। अब असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से 1922 तक चलता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो भी नेता थे कांग्रेस के, उनको आश्वस्त किया कि ये असहयोग आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। किसके समर्थन के लिए, खिलाफत और स्वराज के समर्थन के लिए। ठीक। अब दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया जाता है। फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। चौरी चौरा घटना होती है जिसमें जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग हिंसक हो जाते हैं और पुलिस चौकियों में आग लगा देते हैं। यही जो है वो चौरा चौरी कांड की घटना के रूप में जाना जाता है ना। तो बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया जब ये जो हिंसा वाली घटना हो जाती है तब, क्योंकि हिंसा वाली घटना होने पर जो है वो गांधी जी की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्हें बंद करना पड़ा। अब आता है नमक मार्च जो 1930 में होता है। नमक सत्याग्रह जो है वो एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था, है ना। ब्रिटिश नमक कर को तोड़ना, यानी कि जो नमक को बना करके ये जो कानून था कि भारतीयों के द्वारा जो नमक नहीं बनाया जा सकता, तो ये कानून का उल्लंघन किया जाता है। और इस अभियान की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा साबरमती से होती है, यानी कि साबरमती से जो जहाँ पे साबरमती आश्रम था, है ना। तो साबरमती आश्रम से गुजरात का जो तटीय शहर है दांडी, है ना, यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे मार्च के रूप में, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी से जुड़ते हैं। इसमें महिलाओं के द्वारा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। ये घटना भारत पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करती है ना। कौन सी शुरुआत करती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। अब इसमें ये होता है 1930 में स्टार्ट। 1929 में भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगता है कि भारत को ये लगने लगता है कि पता नहीं कि जो वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर जो है वो अमल कर पाएंगे या नहीं। यानी कि स्वराज की जो मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी भारतीयों के द्वारा, तो वो ब्रिटिशर्स जो थे वो
भारत की इस मांग को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में जो होती है घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 1929 में ये घोषणा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अब महात्मा गांधी ने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि विशिष्ट प्रकार के जो गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था, है ना। फिर क्या होता है, सामुदायिक अधिनिर्णय आता है 1932 में। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो होते हैं रैमजे, ठीक है, रैमसे नहीं रैमजे होते, रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, इसके अलावा पारसी और इसके अलावा जो अछूत थे, ये इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये निर्णय दिया जाता है, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहते हैं। ठीक, अब इसमें हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाती है। ये जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय आता है, जब ये हिंदुओं के लिए, ये यानी कि दलितों के लिए जब अलग से आरक्षण की यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की दी जाती है, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया जाता है, तो दलितों के नेता जो होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। ये इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय के ये पक्ष में होते हैं और इनके द्वारा ही ये बात रखी जाती है। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं कि 20 सितंबर 1932 को क्या करते हैं, यरवदा जेल से आमरण अनशन ये प्रारंभ कर देते हैं। और गांधी जी ने एक हिंदू मतदाता के लिए अंबेडकर के साथ एक समझौता किया, है ना। अंबेडकर जी के साथ एक समझौता किया कि हिंदुत्व को ना ख़त्म किया जाए, यानी कि हिंदुओं में फूट ना डाली जाए, तो जिसमें अछूतों की सीट आरक्षित थी, यानी कि अछूतों के लिए सीट को पहले से ही अछूतों के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन बहुत कम लिमिटेड सीटें थी। बाद में इन सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, किस में, पूना संधि जो होती है इसमें। और ये पूना संधि कब होती है, तो 1932 में होती है। और किनके बीच होती है, तो कांग्रेस की तरफ से जो है वो, यानी कि जो दलित नेता होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो गांधी जी होते हैं इनके साथ, इनके बीच में ये होती है पूना समझौता। गांधी जी की हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना का उद्देश्य, गांधी जी एक हिंदू प्रचार सभा की स्थापना करते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि गांधी जी ने लोगों को शांत करने और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देश में विभाजन से पहले तथा उसके दौरान दोनों समुदायों के बीच बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ गया था, है ना। तो 1942 में जो उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। कब की, 1942 में की। और इस संगठन का उद्देश्य था हिंदी उर्दू के बीच एक संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना, यानी कि हिंदू और हिंदी, यानी कि उर्दू और हिंदी, इन दोनों को एक साथ करते हुए हिंदुस्तानी भाषा को आगे बढ़ाना और हिंदू और मुस्लिमों को एक करना, है ना। फिर क्या होता है, गांधी जी के द्वारा जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 1942 में। ये आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। फिर क्या होता है, 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है वो उसका नारा दिया जाता है, नाम नहीं नारा दिया जाता है ना, नारा दिया जाता है। और ये जो भारत छोड़ो का नारा है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। फिर गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो और मरो का भी आह्वान किया। तो करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर टैंक मैदान को अब किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। हालांकि गांधी जी को जो है वो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो है वो देश भर के जो युवा कार्यकर्ता होते हैं वो हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन को चलाते रहते हैं और ये आंदोलन चलता रहता है। गांधी जी जेल में होते हैं और गांधी जी के साथ उनकी पत्नी भी, यानी कि कस्तूरबा गांधी भी जेल में होती हैं। गांधी जी जब जेल जाते हैं तो कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ जेल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आत्मनिर्भरता का उनका प्रतीक था चरखा, है ना। चरखा किसका प्रतीक था,
आत्मनिर्भरता का। क्वेश्चन पूछ रहता है कि चरखा जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का एक लोकप्रिय चिन्ह भी बना था। तो स्वतंत्रता आंदोलन का लोकप्रिय चिन्ह कौन सा था, तो चरखा बना था। यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी के साथ जेल गई हुई थी, तो बहुत दिनों तक श्वास नली प्रदाह से पीड़ित थी, और भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी और साबरमती आश्रम में व्यतीत कठिन जीवन और तनाव के द्वारा उनकी बीमारी जो है, तनाव उनकी बीमारी का मेन कारण और बन जाता है ना, कि ये जो तनाव होता है ये इनकी बीमारी का कारण हो जाता है। और इसके बाद उनका देहांत हो जाता है। कहाँ पे होता है, 1944 में ही पूना की यरवदा जेल में होता है कस्तूरबा गांधी का देहांत। कब होता है, तो वैसे भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट होता है उसके 2 साल बाद, है ना। तो ये जो उनका अंतिम संस्कार आगा खां महल के जेल में किया गया था। फिर गांधी जी की जो हत्या होती है ना, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया, और उसके बाद जो है वो इनकी हत्या हो जाती है। गांधी जी पर एक बार पहली बार बम फेंकने की घटना होती है। बम फेंकने की जो घटना होती है उसके 10 दिन ही हुए होते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली स्थित जो बिड़ला मंदिर था वहाँ पे अपनी शांति प्रार्थना समाप्त करके जब बाहर निकल रहे होते हैं, तो उसी समय जो नाथूराम गोडसे होते हैं, है ना, नाथूराम गोडसे होते हैं, उन्हें 3 गोलियां मार कर के गोली लगते ही यानी कि गांधी जी को 3 गोलियां मारते हैं, और गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर जाते हैं। और मरते वक्त उन्हें जो है उन्होंने 2 शब्द बोले। कौन से, हे राम, है ना, हे और दूसरा राम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने मरते वक्त कौन से 2 शब्द बोले थे, और गांधी जी ने हे राम उनका नारा भी था, है ना। तो हे राम बोला, और उनका अंतिम संस्कार यमुना के तट पर किया गया था। यमुना के तट पर जो दिल्ली में, है ना, दिल्ली में यमुना के तट पर। और इसके अलावा जो राजघाट है उनकी समाधि स्थल है आज भी वहाँ पे, है ना। तो गांधी जी इसकी स्मृति नई दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर स्थित पुराने बिड़ला घर का एक पवित्र भाग है। इसी जगह पर गांधी जी के महान व्यक्तित्व का जो महान जीवन है इनका अंत होता है। तो इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो राजघाट है ना। कि बहुत सारे जो नेता मतलब थे, राजनीतिक क्रांतिकारी जो थे, तो उनके जो है वो समाधि स्थल बनाए गए हैं। तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, तो ये राजघाट में है ना, ऐसा बना हुआ है, और हे राम लिखा हुआ है ना। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों और हमारा समझाना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।